अभी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमको वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। आज वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आज हमको पेरेटो ऑप्टिमिलिटी से स्टार्ट करना है। होपफुली आप सबने अपना फ्री क्विज जो है वो अटेम्प्ट किया होगा। सैटरडे को शाम को अपलोड हो गया था क्विज, है ना। और आई होप आप सबने अटेम्प्ट जरूर किया है क्विज। उसमें आपका मार्केट स्ट्रक्चर का के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इन सभी क्विज वाले क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं इनके एक्सप्लेनेशन के सेशंस भी आपके लिए रखूंगी जरूर, ठीक है। आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दिस ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? ये दिख रहा है सबको पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया? तो आज हमारा मेन पर्पस है पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया को समझना। लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया है ना, इसको बड़े ध्यान से समझना। एक बार आप सुन लेंगे इसे मेरे से अच्छे से तो दोबारा से एक बार समझ में आ जाएगा ना, जिंदगी भर आपको पेरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं भूलेगी, ठीक है। पेरेटो ऑप्टिमिलिटी का क्राइटेरिया ये कहता है, अगर सोसाइटी में कोई ऐसा चेंज हो जिस चेंज से हम एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ बना सकते हैं, है ना, दूसरे को वर्स ऑफ बनाए बिना, दूसरे को वर्स ऑफ बनाए बिना अगर हम एक को बेटर ऑफ बना सकते हैं तो ये सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट है। बट ये चीज, ये सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट जो है ना, इसको हम पेरेटो नॉन ऑप्टिमल सिचुएशन बोलते हैं। एक बात समझिएगा, अगर आपको याद हो जब हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एलोकेटिव एफिशिएंसी, एक कंसेप्ट है ना, एलोकेटिव एफिशिएंसी, जिसमें हम पढ़ते कि मैंने जब आपको एफिशिएंसी के 3 कंसेप्ट समझाए हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसके 2 पार्ट्स आ गए एलोकेटिव एंड टेक्निकल एफिशिएंसी। और जब मैंने एलोकेटिव एफिशिएंसी आपको लास्ट लेक्चर्स अगर सबने देखे हैं तो उसमें मैंने समझाया था कि एलोकेटिव एफिशिएंसी पेरेटो ऑप्टिमिलिटी ही होती है। जब हम पेरेटो ऑप्टिमिलिटी करेंगे तब आपको एलोकेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब है रिसोर्सेज मेरे पूरी तरह एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस तरह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अगर मुझे किसी एक को बेटर ऑफ बनाना है तो मुझे किसी दूसरे को वर्स ऑफ बनाना ही पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग। मुझे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मेरे पास 5 यूनिट्स हैं लेबर के, 2 प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करने हैं एक्स एंड वाई, एंड आई हैव 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने 3 यूनिट्स, चलो 6 यूनिट्स ऑफ लेबर ले लो, 3 यूनिट्स लेबर के एक्स पर लगा दी और 3 यूनिट्स मैंने लेबर के वाई पे लगा दी। यानी कि ये एलोकेटिव एफिशिएंसी है। एलोकेटिव एफिशिएंसी मैंने पूरे रिसोर्सेज, मेरे पास 6 लेबर के यूनिट्स थे और मैंने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो ये एलोकेटिव एफिशिएंसी है। अब इस केस में अगर मुझे एक्स को पहले से बेटर ऑफ बनाना है, एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे वाई को वर्स ऑफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वाई से 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, तभी मैं इसमें 1 यूनिट और ऐड कर सकती हूँ ना। सो एक को बेटर ऑफ बनाने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ बनाना जरूरी है। तो ये इसी को पेरेटो ऑप्टिमिलिटी वो बोलता है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। बट अगर वो कहता है, अगर मान लीजिए, लेट्स एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास 6 रिसोर्सेज थे, मैंने इसको सिर्फ, मेरे पास 6 रिसोर्सेज हैं। अब ये तो था पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। अब पेरेटो नॉन ऑप्टिमिलिटी क्या होता है वो समझना। पेरेटो नॉन ऑप्टिमिलिटी क्या है वो समझना। 6 यूनिट है मेरे पास, मैंने एक्स की प्रोडक्शन के लिए सिर्फ 2 दिए हैं और वाई की प्रोडक्शन के लिए मैंने 3 दिए लेबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स को पहले से बेटर ऑफ कर सकती हूँ वाई को वर्स ऑफ किए बिना, बिल्कुल, क्योंकि 1 यूनिट मेरे पास अभी भी खाली पड़ा है, उसको मैं एक्स पर लगा, इस चीज क्या बोलते हैं, इसको हम सोशल इंप्रूवमेंट। और ये जो सोशल इंप्रूवमेंट है इसको पेरेटो नॉन ऑप्टिमलिटी कहा जाता है, ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं है। बात क्लियर हुई मेरी? यही चीज उसने सारी यहां पर लिखी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, यहां से पढ़िए। A situation in which it is impossible to make anyone better off,
मतलब किसी एक को बेटर ऑफ बनाना इम्पॉसिबल है किसी दूसरे को वर्स ऑफ बनाए बिना, तो इसको हम पेरेटो ऑप्टिमल या पेरेटो एफिशिएंट बोलते हैं। बट अगर मैं किसी एक को बेटर ऑफ बना सकती हूँ किसी दूसरे को वर्स ऑफ बनाए बिना, तो इसको हम सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट एंड पेरेटो नॉन ऑप्टिमिलिटी बोलते हैं। क्लियर हुई ये बात सबको? ठीक है। अब पेरेटो ऑप्टिमिलिटी में ये assumptions काम करती हैं। फैक्टर प्राइसेस आर नॉन, यानी कि जो गिवन है फैक्टर प्राइसेस, जैसे लेबर का प्राइस एंड कैपिटल का प्राइस, इसको हम गिवन लेके चलते हैं। फैक्टर का प्राइस, लेबर का प्राइस क्या होता है? वेजेस, है ना। कैपिटल का प्राइस क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ले रहे हैं, प्राइसेस कांस्टेंट ले रहे हैं। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर रैशनल। कंज्यूमर्स के रैशनल होने का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, और प्रोड्यूसर के रैशनल होने का मतलब है कि प्रोड्यूसर अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशंस। इसमें आपका एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, सिर्फ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी ही एक क्लास मांगता है। हाँ प्रियांश जी, ये एक ही चीज है, जो पेरेटो नॉन ऑप्टिमिलिटी ही पेरेटो इंप्रूवमेंट है, जिसको हम सोशल इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी। अब हम इसकी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर। देखिए, इसकी तीन कंडीशंस रहती हैं बेसिकली। पहली कंडीशन में बात होती है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स। इसमें एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है? कंज्यूमर्स की एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी इन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरी कंडीशन है, उसमें बात होती है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, ये प्रोड्यूसर साइड की बात करती है। ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग फर्म्स, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। तीसरा जो है इसमें, दैट इज एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कमोडिटीज। इसमें बात होती है प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स यानी कि इसमें दोनों एफिशिएंसी आ जाती हैं, कंज्यूमर की एफिशिएंसी भी एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्शन साइड की एफिशिएंसी भी इसमें आ जाती है। ठीक है, दोनों आ जाती हैं। अब हम बारी बारी एक को समझते हैं। जो सबसे पहली एफिशिएंसी है ना, इतना मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया आपको, मैं जो आपको समझाऊंगी आपको समझने में। देखिए, नोट्स से वो चीज नहीं हो पाएगी जो आप लेक्चर से सुन पाओगे, है ना। जो चीज आपको मैंने पढ़ा के समझा दी, अगर आपको सिर्फ नोट्स से ही कर लेना होता तो फिर आपको महंगे कोर्सेज लेने की क्या जरूरत थी। मैं आपको दे देती कि भाई ये मटेरियल पढ़ लो और काम खत्म और अपना एग्जाम क्लियर। कई बच्चों को ना नोट्स की बड़ी पड़ी होती है कि हमको ना नोट्स मिल जाए, ये नोट्स मिल जाए, सारे सिलेबस के नोट्स। के लिए नोट्स से काम नहीं बनेगा। अगर सिर्फ नोट्स ही है की बात है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये बुक्स पढ़ लेना, बट दिक्कत तो ये है ना कि उस नोट्स को, उन बुक्स को पढ़ना, उनको समझना, है ना, उनको समझना, उन चीजों को उनको पढ़ना, दिमाग में घुसाना, उनको याद रखना, है ना। दिक्कत ये है नेट के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में दिक्कत ये है, चीजों को समझना, दिमाग में बिठाना, याद रखना, ये दिक्कत है। दिक्कत अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लेक्चर्स को सुनिए और लेक्चर्स को सुनकर चीजें समझिए, उनको याद रखिए, चाहे खुद के नोट्स बना के, चाहे जैसे भी। बट ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक नोट्स मिले हैं और आप लेक्चर्स नहीं सुन रहे हैं और नोट से पढ़कर सोच लें कि चलो अभी काम खत्म, एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो चीज नहीं है। तो आप प्रायोरिटी जो है नोट्स को थोड़ा कम दिया करो, प्रायोरिटी ज्यादा दिया करो चीजों को समझने में, जो लेक्चर है उसको सुनने में, दिमाग में बैठाने में। उन चीजों को दिमाग में बिठाना है हमको। ठीक है, और अगर आपको ये भी है ना कि हमको पढ़ना है कुछ ऐसे करके, तो वो आप बुक्स पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है कि हाँ हमको कुछ सेल्फ स्टडी से करना है, तो आप यू कैन रीड बुक्स। ठीक है, आप उसके लिए बुक्स पढ़िए, नोट्स खुद के अपने आप बनाइए, और अगर आप खुद सेल्फ स्टडी, सेल्फ रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन रीड बुक्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बट लेक्चर्स को सुनना। देखिए, एग्जाम में ना आपको पढ़ी हुई चीजें भूल जाएंगी, ऑब्वियसली पूरे चांसेस है कि पढ़ी हुई चीजें ना हमको भूल जाती है, बट जो सुनी हुई चीजें होती है ना वो इतनी जल्दी नहीं भूलती। ठीक है,
जो चीज आप सुनते हैं किसी से, वो चीज ज्यादा देर आपके दिमाग में मेमोराइज रहती है एज कम्पेयर टू कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। सो अब ये जो चीज है ना, एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर, पहली वाला जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। अब वो पुराने कंसेप्ट याद करो, पुराने कंसेप्ट जो हमने डिफरेंस कर्व के चैप्टर्स में पढ़े थे। बेसिकली एफिशिएंसी इन एक्सचेंज ये होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ए is equal to marginal rate of substitution of x and y of b is equal to price of x over price of y। ठीक है, ये अभी आप सबको एक डायग्राम दिख रही है। ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये वाले जो कर्व्स है ना, A1, A2, A3, A4, दो कंज्यूमर्स हैं मेरे पास A एंड B। ठीक है, ये जो कर्व्स हैं ये ए कंज्यूमर के, और ये जो आपको पीछे ये कर्व्स दिख रहे हैं ये बी कंज्यूमर के। देयर आर टू कंज्यूमर्स हियर। ठीक है, और ये जो टेंजेंसी के पॉइंट्स है ना, इनको मिलाकर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कर्व, ये लाइन दिखाई दे रही है, दिस कर्व, ये है कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व दो तरह के होते हैं, एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व एंड द सेकंड वन जो प्रोडक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ये एक्सचेंज वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व है जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। जो प्रोडक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व पढ़ोगे वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। इस लेक्चर को 2-3 बार दोबारा से सुन लेना अगर कुछ छूट गया तो। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व का मतलब होता है लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी, पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स। सभी पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स को मैं मिला दूं अगर, तो जो कर्व मेरा बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है। ठीक है, अब हाउ डू यू नाउ कि ये जो पॉइंट्स है ये मेरे पेरेटो ऑप्टिमलिटी वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ना मेरी ये चीज आ रही है, दिस थिंग, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी इन पॉइंट्स पर। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो इंडिफरेंस कर्व्स बनेंगे, दैट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी। तो इन पॉइंट्स पर मेरे ये सारे पॉइंट्स मेरे पेरेटो ऑप्टिमल वाले पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनेगा। समझ गए इस बात को? तो एक और चीज कि ये पेरेटो ऑप्टिमल वाले पॉइंट्स क्यों है, हमने पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर मुझे किसी को बेटर ऑफ बनाना है तो किसी दूसरे को वर्स ऑफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे जाती हूँ तो ध्यान से इस बात को समझना, रिलैक्स होकर, A1 से कर्व हो जाता है A2, यानी कि हाइयर इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाने पर A की यूटिलिटी पहले से बढ़ रही है ना। बट अब B का देखो, ये मान लो ये B5 है आपका और ये क्या हो रहा है, B4 है। बी का जो इंडिफरेंस कर्व है वो पहले से पीछे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी की यूटिलिटी कम हो रही है, यानी कि बी वर्स ऑफ हुआ और ए बेटर ऑफ हुआ। इसी को तो पेरेटो ऑप्टिमलिटी बोलते हैं। सो दैट्स द रीजन कि ये सारे पॉइंट्स जो है ये पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जेड इसलिए शो किया हुआ है, ये जेड पॉइंट पर ये दिखाया हुआ है कि ये पेरेटो ऑप्टिमल वाला पॉइंट नहीं है जेड, क्योंकि अब जेड से ना कहीं भी मूव हो जाओ, अब जेड से बी मूव हो जाओ या जेड से ए मूव हो जाओ, तो अब देखिए जैसे मैं मान लो जेड से ए की तरफ मूव हूं, है ना, तो मेरी ये A3 पर ही है पॉइंट, ए की यूटिलिटी सेम रहेगी पहले जितनी, बढ़ेगी नहीं, तो ये पेरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं है ना। इसी तरह अगर मैं जेड से बी पर भी चली जाऊं तो बी की यूटिलिटी सेम रह रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, ये पेरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं है जेड पर। पेरेटो ऑप्टिमिलिटी सिर्फ इन पॉइंट्स पर है, ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बन रहा है आपका। समझ गए? तो ये मेरा जो है ये पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन होती है। ये पहला फर्स्ट कंडीशन है पेरेटो, इसको आप बोल सकते हो इनडिफरेंस कर्व ऑफ ए इंडिविजुअल इज टेंजेंट विद इनडिफरेंस कर्व ऑफ बी इंडिविजुअल। ठीक है, दैट शुड बी आल्सो इक्वल टू द प्राइस लाइन। ये आपका प्राइस लाइन का इक्वेशन में हम इसको मेंशन कर देते हैं, दिस इज बेसिकली प्राइस लाइन। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, ये देखिए लिखा हुआ है दिस थिंग,
ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो प्रोडक्शन वाला भी सेम ऐसे ही है, बस प्रोडक्शन वाले में कंडीशन में ये फर्क है कि कंजम्पशन वाली में हमने इनडिफरेंस कर्व लिए थे, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कर्व लेंगे। समझिए मेरी बात को ध्यान से, उसमें हमने क्या लिया था, इनडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन के इक्विलिब्रियम की, तो क्या लेंगे, इक्विवेलेंट कर्व लेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको कर्व्स दिख रहे हैं ये इक्विवेलेंट कर्व्स है मेरे। इक्विवेलेंट कर्व्स का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे एक्स एंड वाई दो कमोडिटीज है, एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर वाई कमोडिटी, है ना। इसमें हम ये देखते हैं ना, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमने की हुई है कि दो अलग अलग यूनिट्स लगाकर लेबर एंड कैपिटल के हम कितना कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज, एल के ये मेरे फैक्टर्स है, लेबर एंड कैपिटल, है ना। और ये चीज वैसे किसके इक्वल होती है, पढ़ा हुआ है ये हमने, किसके इक्वल होती है, प्राइस ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल। और इसको हम एक और चीज लिख देते हैं, और वेज रेट ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। बस अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व ही है, ये भी सेम वही चीज है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो आपके पेरेटो ऑप्टिबिलिटी के पॉइंट्स है उनको ही ज्वाइन करके बन रहा है, बस फर्क ये है कि ये पेरेटो ऑप्टिबिलिटी वाले पॉइंट्स जो है ये प्रोडक्शन वाले केस के है। ये कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन वाली जो सेकंड कंडीशन है हमारी, उसके पॉइंट्स के एंजेंसिस को मिलाकर बन रहा है। कर्व्स ये हमारे इक्विवेलेंट है, इंडिफरेंस नहीं। समझ गए हो बात, ये चीज, ये देखिए, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अब जो तीसरा कंडीशन होता है जिसमें हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है कंजम्पशन वाला इक्विलिब्रियम भी और प्रोडक्शन वाला इक्विलिब्रियम भी, तो उसमें क्या होता है देखिए, उसको समझिए। अब ना थर्ड कंडीशन कहता है, थर्ड कंडीशन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, याद करो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फार अवे, बहुत क्लासेस पहले हमने पढ़ा। भाई जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं कोर्स को, आज में कल में प्लीज अपने रिकॉर्डेड सेशंस जल्दी से जल्दी पूरे फिनिश कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नया सुनते रहोगे, पिछला अपना कवर नहीं करोगे, तो देयर इज ए ह्यूज नॉलेज गैप। मैं आपको चीजें आगे पढ़ाती जाऊंगी, बट अगर आपका पिछला बैकलॉग कवर नहीं होगा तो वो चीजें दिमाग में उस तरह से बैठ नहीं पाएंगी आपकी। जितने भी नए बच्चे हैं टाइम निकालिए किसी तरीके से और अपनी पुरानी क्लासेस पहले कवर करिए, फिर ही लाइव लगाइए, फिर ही अगली देखिए, ठीक है। जब हम मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका पहले नींव रखते हैं, नींव रखते हैं, पहली फ्लोर बनाते हैं, फिर दूसरी फ्लोर बनाते हैं, तभी वो मकान मजबूत बनेगा, खड़ा होगा। अगर हम कहें कि हम पहले ही सेकंड फ्लोर बना देते हैं, ना नींव रखते हैं ना फर्स्ट, ऐसा हो सकता है क्या, वो टिकेगा मकान? दैट्स द थिंग। तो आपको पहले फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपको अभी जिन्होंने आजकल में कोर्स लिया है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। देखिए कोई देखने की लिमिट नहीं है, 10 बार देखो, 20 बार देखो, 100 बार देखो, आप पर डिपेंड करता है। तो पहले अपने फर्स्ट क्लास से बेसिक थोड़ा क्लियर करिए, तभी लाइव में देखने आइएगा, फाइन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अलग अलग 3 नाम मैंने इसके बताए हुए हैं। तीसरी कंडीशन कहती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्स वाई का, दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर हमको 2 केसेस लेने हैं, यानी कि 2 कंज्यूमर्स लेने हैं इस केस में, तो आप 2 कंज्यूमर्स लेकर भी ऐसे भी लिख सकते हो, ए कंज्यूमर इज इक्वल टू बी कंज्यूमर, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ना प्राइस लाइन के इक्वल भी लेके आ सकते हो, जो हमने फर्स्ट कंडीशन में किया था। तीनों तरह से सही है, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तीनों ही सही कंडीशंस है, जो थर्ड कंडीशन है उसके लिए। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया हुआ है हमने, है ना। प्रोडक्शन मतलब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा है नॉर्मली कनकेव शेप में होता है ना। इसको जहां पे एमआरएस का मतलब इनडिफरेंस कर्व, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट कर रहे हैं, और यहाँ बीच में मैं प्राइस लाइन बना रही हूँ, ये बजट लाइन जो,
तो ये मेरा तीसरा, ये वाला, दिस इज माई थर्ड कंडीशन। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर? अब ये जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी है, इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशंस कहती हैं कि जो ये जो मैंने आपको 3 कंडीशंस करवाई ना, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस थी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस में दोबारा से लिख देती हूँ, देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ए इंडिविजुअल, इसको इक्वल करते हैं इसके, है ना। आप इसको इसके इक्वल कर भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं भी अगर इक्वेशन में पी एक्स पी वाई के इक्वल लिखेंगे तब भी ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने प्रोडक्शन वाली पढ़ी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एक्स का, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन वाई का लेबर एंड कैपिटल, इसको पीएल ओवर पीके के इक्वल कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के इक्वल होगा। इसको 2-3 तरह से लिख सकते हैं, मैंने बता दिया। ये 3 कंडीशंस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस थी। सेकंड ऑर्डर कंडीशंस में क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इनडिफरेंस कर्व है जरूरी है कि वो डाउनवर्ड स्लोप ही करना चाहिए और वो कन्वेक्स ही होना चाहिए, मतलब उसकी यही शेप होनी चाहिए और कोई नहीं। और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो जरूरी है कि मेरा कनकेव ही होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है, इस तरह से इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पढ़ेंगे। ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हाँ सेट एग्जाम क्लियर करके अब अप्लाई कर सकते हैं, बट सेट में कोई आपको वो नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप वगैरह, ठीक है, उसमें यू विल नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप फॉर सेट एग्जाम। पीडीएफ जैसे ही, अभी माइक्रो का थोड़ा ही रह गया, 2-3 लेक्चर्स और रह गए हैं, जैसे ही वो खत्म होंगे तो पीडीएफ आई विल अपलोड। ठीक है, यहाँ तक बताइए, मुझे सबको क्लियर है? देन आई विल मूव अहेड। दैट डिपेंड्स कि आप किस स्टेट का सेट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, देखिए मेरी एक बात ध्यान से समझिए, जो आपका नेट एग्जाम का सिलेबस है ना, ये एक नेशनल लेवल का सिलेबस है। जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, 90% सिलेबस नेट वाला ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। 90 भी बता रही हूँ, 95% सिलेबस नेट वाला ही चलता है, 5% कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, यानी कि मान लो किसी स्टेट में उन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए, कुछ टॉपिक्स नहीं ऐड किए, कुछ ऐड कर दिए, कुछ नेट वाले रिमूव कर दिए, मतलब 95% तक सिलेबस जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वो स्टेट का आपका वो है सेट एग्जाम है, मतलब चाहे पीजीटी के एग्जाम तक के भी सिलेबस आपका जो नेट इकोनॉमिक्स का है उसके जैसा ही होता है, बिकॉज नेट का एग्जाम नेशनल लेवल का, बाकी सारे एग्जाम उसके अंडर आते हैं, स्टेट के एग्जाम्स है वो, है ना। पीजीटी के एग्जाम्स हो गए या सेट के एग्जाम्स हो गए, उनका सिलेबस मोस्टली नेट वाला ही होता है, बट कुछ चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं। दैट्स द रीजन कि हमेशा हम आरपीएससी का अलग कोर्स लॉन्च करते हैं, एमपीएससी का अलग, कि जो तो टॉपिक्स दोनों में सेम है, ठीक है, वो तो ठीक है, बट जो टॉपिक्स उनसे अलग है, उन अलग टॉपिक्स को जो वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज है उसमें स्पेशली करवाया जाता है, पीवाई क्यूज को ध्यान में रखकर।
तो थोड़ा बहुत सिलेबस का होता है डिफरेंस, 5 से 10% तक, बाकी सेम होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे चले। अब ध्यान से समझिए, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। ये देखिए, इस चीज को समझो। ये जो मैंने आपको तीसरी कंडीशन बताई इक्विलिब्रियम वाली, है ना। अब मान लो मैं ना काफी सारे ऐसे कर्व्स बना दूं। ये हमने बनाया इस तरह से इक्विलिब्रियम। ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व था। अब ध्यान से समझिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में ये जो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, इसको हम यूटिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। और ये जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है ना, इसको हम वेलफेयर कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, या सोशल वेलफेयर कर्व्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मान लो मैं एक ही डायग्राम पर ऐसी मल्टीपल पॉइंट्स बना दूं। एक ये पेरेटो ऑप्टिमल का पॉइंट हो गया, एक ये पेरेटो ऑप्टिमल का पॉइंट हो गया, इस तरह मल्टीपल पॉइंट्स बना दूं, ये पेरेटो ऑप्टिमल का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तीनों, अब देखिए, दिस ए, दिस बी, दिस सी, 3 पॉइंट्स हो गए। अब इन 3 पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, एक ये पॉइंट बना, ये वाला, एक ये पॉइंट बना और एक ये पॉइंट बना। ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए, ये कर्व कौन सा था, यूटिलिटी कर्व। यूटिलिटी कर्व, ये क्या था, पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम पर कितने सारे पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स बना दिए, अलग अलग यूटिलिटी कर्व्स लेकर। अब इनको आप ट्रेस करेंगे ना, जब ये देखिए, ट्रेस करो इनको, ये ट्रेस किया, ये ट्रेस किया ना, तो ये मेरी डायग्राम बनेगी, ये पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो बनता है कर्व हमारा, अलग अलग यूटिलिटी कर्व्स को ट्रेस करके एक पूरा कर्व जब बनता है, उसको हम ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। और ये कर्व मेरा क्या होता है, दिस इज लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट्स। ठीक है, देखिए ना, पर पेरेटो ऑप्टिमिटी के पॉइंट्स को मिलाकर ये बनता है। और इस हर पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व एंड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हर पॉइंट पर टेंजेंट्स। समझ गए, ये होता है आपका ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेर्गसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन। बेंथम ये ना, इसमें काफी सारे सोशल वेलफेयर के क्रिटेरियाज हैं। जैसे एक हम ये करेंगे सारे, ग्रोथ ऑफ जीएन, क्रिटेरिया ऑफ वेलफेयर, ग्रोथ ऑफ जीएनपी वाला है, बेंथम क्रिटेरिया, एक कार्डिनलिस्ट क्रिटेरिया। मैं आपको समझाऊंगी सारे, अब ये देख के मत घबराइए इतने बड़े बड़े, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यू विल रियलाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैल्डरिक्स कंपोजिशन क्रिटेरिया, ये सारे क्रिटेरियाज है हमारे। फिर एक एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, वो भी हमको करना है। ठीक है, सो ये है हमारा बेर्गसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन। बेर्गसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, तो बेसिकली बेर्गसन एंड समल्सन ने सोशल वेलफेयर फंक्शन का एक कंसेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है, दैट इज ऑर्डिनल इंडेक्स ऑफ सोसाइटीज वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है दैट इज यूटिलिटी लेवल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूट द सोसाइटी। ये देखिए, दिस इज बेसिकली F5 का फंक्शन। सोशल वेलफेयर फंक्शन में उसने कहा है कि जो सोशल वेलफेयर होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी इंडिविजुअल्स के यूटिलिटीज लेवल जो होते हैं, है ना, उससे सोशल वेलफेयर डिटरमाइन होती है कि सोसाइटी की वेलफेयर कितनी है। इस तरह से इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सोशल वेलफेयर किस पे डिपेंड करती है, यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। ठीक है,
अब यहाँ पे ना मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। डायग्राम बनाने से पहले ये चीज समझिए। वाई का मतलब क्या है? सोशल वेलफेयर, जो मैंने समझाया। और ये U1, U2, U3 क्या है? ये यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज सभी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की यूटिलिटीज। U1 पहले इंडिविजुअल की यूटिलिटी, U2 दूसरे इंडिविजुअल की यूटिलिटी। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो बेर्गसन समल्सन ने यूटिलिटीज ली है ना, ये ऑर्डिनल यूटिलिटीज ली हैं। हमने दो तरह की यूटिलिटीज पढ़ी हुई है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी में हम नंबर की टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर करते थे, ऑर्डिनल में हम रैंकिंग देते थे। तो इसने जो यूटिलिटीज ली है वो ऑर्डिनल यूटिलिटीज ली है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां से देखिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट social welfare function is that in its construction explicit value judgments are introduced. वैल्यू जजमेंट्स क्या होती हैं? बेर्गसन के सोशल वेलफेयर फंक्शन में वैल्यू जजमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बेसिकली वैल्यू जजमेंट्स एक तरह के एथिकल नोशंस होते हैं, चॉइसेस बोल सकते हो, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनका सोच, उनकी जजमेंट, उनके एथिकल नोशन है ना, वो चीज उनका जजमेंट क्या है ना, किस चीज को वो ज्यादा पसंद करते, किस चीज को वो कम पसंद करते हैं, उनका वैल्यू जजमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सो बेसिकली वैल्यू जजमेंट्स मतलब कुछ एथिकल नोशन लोगों के, उनकी यकीन, उनकी मान्यताएं, है ना, ये चीज। सो वो कहता है, बेर्गसन कहता है कि ये जो वैल्यू जजमेंट्स होती है ना, इसी से हमको सोसाइटी के लोगों की यूटिलिटीज पता चलती हैं, जिससे कि सोशल वेलफेयर फंक्शन बनता है। ये देखिए, वैल्यू जजमेंट्स आर एथिकल नोशंस। अच्छा, तो ये बस इतना ही आपको करना है। अभी मैं ना आपको इसकी एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंड ब्लिस। कंस्ट्रेंड ब्लिस, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मेरा कौन सा कर्व है? यूटिलिटी कर्व है। ठीक है, ये कौन सा कर्व है? इनडिफरेंस कर्व है, जिसको हम वेलफेयर कर्व बोलते हैं। मैंने 3 वेलफेयर कर्व बनाए हैं, W, W1, W3। देखिए, एक ही डायग्राम पर जब मैं मल्टीपल इनडिफरेंस कर्व बनाती हूँ तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? इनडिफरेंस मैप। एक ही डायग्राम पर सेम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम इनडिफरेंस कर्व को वेलफेयर कर्व्स बोलते हैं, एक ही डायग्राम पर मैं 2-3 वेलफेयर कर्व्स बना देती हूँ, तो इसको हम बोलेंगे सोशल वेलफेयर मैप। ठीक है, दीज आर वेलफेयर फंक्शंस। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट ब्लिस का पॉइंट। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट ब्लिस का पॉइंट। कंस्ट्रेंट ब्लिस, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, इस पर सोसाइटी इतना अचीव कर सकती है, बट ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे सोसाइटी की यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं हो रही। ये जो पॉइंट है सोसाइटी की रीच से ही परे है, मतलब सोसाइटी इसको अचीव कर ही नहीं सकती। ये जो पॉइंट है, ये इस पर सोसाइटी की यूटिलिटी पूरी तरह से मैक्सिमम हो रही है, जहां पे मेरा यूटिलिटी कर्व किससे टेंजेंट है? सोशल वेलफेयर कर्व से। इस पॉइंट को हम कंस्ट्रेंट ब्लिस के नाम से जानते हैं। लेट्स सी, ये डायग्राम आपको मेरी बुक के पेज नंबर 71 पर भी सेम मिलेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट कंसीडर करती हूँ L। ये देखिए, ये मैं एक लाइन बनाती हूँ यहाँ पे। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो सारे इक्विटी को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं 45 डिग्री की ऐसे लाइन बनाती हूँ ना एक डायग्राम पर, तो ये इक्विटी को लाइन रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली ये जो L पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी को। ठीक है, बट सोसाइटी की वेलफेयर कहाँ पे मैक्सिमम है? सिर्फ इस पॉइंट पर। ये पॉइंट एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। और मैंने आपको जब परफेक्ट कंपटीशन करवाया था उसमें भी ये चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि परफेक्ट कंपटीशन एफिशिएंसी तो बताता है बट इक्विटी नहीं बताता।
ठीक है। सेम इसी तरह पेरेटो ऑप्टिमलिटी भी एफिशिएंसी की बात करता है, इक्विटी की नहीं। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, पेरेटो ऑप्टिमल भी था पीछे अभी। इसको हम कंस्ट्रेंट ब्लिस का पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको ये चीज? आज के लिए बस करें इतना। आपके सोशल वेलफेयर फंक्शंस पढ़े हैं अभी, और फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ सारा। हमने सबसे पहले आज पेरेटो ऑप्टिमिलिटी पढ़ा, उसकी तीनों कंडीशंस को एजुअर्ड बॉक्स डायग्राम एंड कॉन्ट्रैक्ट कर्व की मदद से समझा। फिर हमने तीनों इक्वेशंस एंड तीनों की डायग्राम्स भी अच्छे से समझी। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात की हमने, बैरगसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन और कंस्ट्रेंट ब्लिस के पॉइंट की बात की। इसके बाद आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कुछ ग्रोथ वेलफेयर के क्रिटेरियाज हैं अलग अलग, वो हमको करने हैं। एंड एरो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम करना है, फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम करना है। इसके अलावा हमको जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझना है। ठीक है। एक दिन अभी अगर आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लगाओ और एक दिन हम गेम थ्योरी को लगाते हैं, मतलब 2 दिन अभी आपका चलेगा ये क्लास जो है। एक आज मंडे, हाँ वेडनेसडे को होपफुली, वेडनेसडे या ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे तक आपका ये माइक्रो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फाइन, इसको रिवाइज करना, नहीं कुछ समझ आए दोबारा से लेक्चर्स को सुनना। पंकज जी, कंस्ट्रेंट ब्लिस जहां पे सोसाइटी की यूटिलिटी पूरी मैक्सिमम हो रही है, अगर वो मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था उस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हम लेते हैं, तो वो यहाँ पे सोसाइटी की यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं हो रही। वो सोसाइटी ज्यादा कर सकती है ना, बट नीचे वाले पॉइंट पे उसका यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो रहा। अगर उससे ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं तो वो उसकी रीच से ही परे, उतना वो कर ही नहीं सकता सोसाइटी अचीव। बीच वाला पॉइंट जो था वहां पे वेलफेयर कर्व एंड यूटिलिटी कर्व दोनों टेंजेंट थे, यानी कि सोसाइटी की यूटिलिटी उस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रही। आपको इसी तरह का एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल वेलफेयर फंक्शन जो मैंने अभी आपको दिखाया। सोशल वेलफेयर फंक्शन बेसिकली इन डिफरेंस कर्व्स ही होते हैं, उसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर फंक्शंस बोल देते हैं। ठीक है। तृप्ति जी, एक तो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक होता है यूटिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एज ए यूटिलिटी कर्व यूज करते हैं। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं होता, यूटिलिटी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है। और कुछ? विपुल जी, हाँ मास्टर में फर्स्ट ईयर में है, तो आपका तो आप चलो धन्य है कि आप कोर्स लेकर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई लोग तो समझते हैं कि नहीं फर्स्ट ईयर से अभी नहीं हमको करना चाहिए। तो इसके लिए आप घबराइए मत, बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो आपको तो भी पढ़ना है इकोनॉमिक्स। असल में इकोनॉमिक्स तो अभी आपको पढ़ना है, और ये चीजें आपके लिए बहुत नई होंगी जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, ये चीजें अभी आपने मास्टर्स में पढ़ी नहीं है।
एकदम आपको लगेगा नई चीजें कहाँ से मैं पढ़ाई जा रही हैं, बिकॉज अभी आप पहले फर्स्ट ईयर में हो। तो आप सब्र रखिए, आप लेक्चर्स को 2-3 बार सुना करिए, और साथ में जो आपका मास्टर्स का सिलेबस है ना, जो आपको कॉलेज में करवाया जा रहा है, उस पर जरूर फोकस करिए। कहीं ना कहीं आपके बेसिक उसी से क्लियर होंगे। तो वो जो आपको क्लासेस में करवाया जाता है, जो आपका सिलेबस है मास्टर्स का, इस टाइम पर उस पर आप ज्यादा फोकस करिए आई थिंक, और साथ साथ में ये लेक्चर सुनते जाइए, ठीक है। यूजी में आपने उस लेवल का नहीं पढ़ा होता, अंडर ग्रेजुएशन में तो बहुत ही बेसिक पढ़ा है हमने, उस लेवल का नहीं पढ़ा आपने, नेट के लेवल का। जो आपका नेट का बेसिक है ना, नेट एग्जाम तक का बेसिक अगर मैं कहूँ तो वो मास्टर्स से पूरा होता है। यूजीसी नेट का बेसिक्स आपका अपने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स से पूरा होता है, और एडवांस थोड़ा कोर्सेज से हमारे। क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वाली क्लास ना शायद मैं अभी आपकी ले लूँ, ठीक है। अभी देखते हैं, आई विल नोटिफाई इन योर टेलीग्राम। ये क्लास लेना तो है मुझे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन पर, वे भी मैं शायद अभी ले लूँ 10 बजे। लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिएगा अब इसको, और नए साल की सबको शुभकामनाएं। अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए भाई, आप सबका जेआरएफ जून में होना चाहिए। सेल्फ स्टडी भी साथ में थोड़ी बहुत करते जाइए। थोड़ा नहीं कुछ समझ में आता, दोबारा रिपीट करके लेक्चर्स को सुनिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको डाल दूंगी जैसे माइक्रो कंप्लीट होता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप साथ में कर लेना। नहीं प्रियांश जी, गोसन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में इक्विटी एफिशिएंसी नहीं आता। बेसिकली इक्विटी एफिशिएंसी में हम जब पढ़ते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी तो है बट इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है उसमें जो भी मेरे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल हो। मैं जैसे इंडिया की एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में भी क्या है, इंडिया की जीडीपी अगर मैं बोल रही हूँ कि 7% है, बहुत अच्छी जीडीपी है, एफिशिएंसी पूरी तरह से एफिशिएंसी है, बट इक्विटी है कि पता है या नहीं, पता नहीं है, बिकॉज हमको ये नहीं पता कि जो वो एफिशिएंसी आ रही है वो सभी जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स है सभी का बराबर का उसमें रोल है भी या नहीं है। कुछ लोग ज्यादा गरीब है, कुछ लोग ज्यादा अमीर है ना। इक्विटी नहीं है, बट अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, उससे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, गरीब वहीं पर रह रहे हैं। मीन्स एफिशिएंसी तो है बट इक्विटी नहीं है, मतलब रिसोर्सेज का जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं है सोसाइटी में। इक्विटी का ना होने का ये मतलब है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पेरेटो ऑप्टिमिलिटी के पॉइंट्स को मिलाकर बनता है, ठीक है। प्राइस टेक कर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, बिल्कुल। प्राइस जो दिया हुआ है उसका प्राइस बनाने में कोई रोल नहीं होता। मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है, बना बनाया प्राइस जो है वही लेके चलता है मार्केट में, ठीक है। चलो, ओके, सो गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।